प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पेन की मोटाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम क्या है थोड़े से साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं। एक आध दो है इसमें क्या है एनसीईआरटी से बाहर का भी मैंने बताया है, पर इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल है, सबको पता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। अब मॉर्गन का जिक्र क्या है अपनी एनसीईआरटी में अच्छा खासा किया हुआ है, तो इसीलिए अपने को पता होना चाहिए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन है। एंड फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, बैटसन है। अब देखो यहाँ पे बैटसन का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जेनेटिक्स टर्म थी ना, जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दी है, बैटसन ने ही दी है, इसीलिए इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब नेक्स्ट है जेनेटिक्स जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो जेनेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अब आपको पूछना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। देखो वेरिएशन तो नाम से ही कवर हो रहा है, वेरिएशन मतलब वेरिएशन आ रही है, मतलब है ना आगे से आगे से आगे मान लो है ना कोई दादाजी से उनका बेटा जो आया वो उनसे थोड़ा अलग आया है ना, अलग आया, और उनका बच्चा जो आया वो उनसे अलग होगा, हाइट में अलग हो सकता है, कलर में अलग हो सकता है, बहुत सारी चीजों में अलग हो सकता है, तो ये है वेरिएशन। नेक्स्ट है हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है खानदानी। खानदानी का तो मतलब मेरे ख्याल से सभी यहाँ पर समझते हैं। अब फिर से पूरे चैप्टर के साइंटिस्ट हमने क्या है यहाँ पे एक जगह पे निकाल दिए हैं। जैसे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं कौन है, अपने मेंडल अंकल है। और पुनेट स्क्वायर किसने दिया था, तो नाम में यार है आरसी पुनेट। और क्या है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सट्टन एंड बोवेरी ने। और क्या है मेंडल के काम को रीडिस्कवर किसने किया था, डी वराइज शेमार्क या टसेमार्क, कुछ भी बोल लो, वैसे टी है ना साइलेंट ही होता है ना, पर है ना अंग्रेजी है तो कुछ भी बोलो, बस नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कोरेंस, ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट ने मेंडल के काम की रीडिस्कवरी की थी। नेक्स्ट है लिंकेज जो टर्म है वो किसने दी थी। देखो लिंकेज का नाम आते ही आपके दिमाग में एक साइंटिस्ट भागा भागा आना चाहिए जो कि है थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, ठीक है। और एक्स बॉडी किसने दी थी, हैनकिंग ने। देखो इसका ऐसे याद रख लेना, एक्स को अगर एक्स ऐसे बनता है ना, तो एक्स को अगर ये इसको सीधा डंडा बना दो तो ये के बन जाएगा, के यानी ये हैनकिंग बन जाएगा, है ना। पता नहीं, मुझे तो ऐसा दिखाई पड़ता है यहाँ पे, आपको पता नहीं दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। एक्स है, ये एक्स है, इसको ये डंडा यहाँ पे सीधा बना दो ये वाला, और ये के याद आ जाएगा, यानी हैंकिंग अपने को याद आ जाएगा। नेक्स्ट है अलील किसको बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल हाइट है ना, हाइट एक कैरेक्टर है। अब हाइट के लिए जो जीन है ना, हाइट के लिए जो जीन है, या फिर अलील, यहाँ पे अलील की बात करें हम, ठीक है, क्या है, देखो वो डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है। तो यही बात कर रहे हैं कि यही क्या है जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, कि वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलील बोलते हैं। नेक्स्ट है फिनोटाइप क्या होता है। देखो फिनोटाइप मतलब जो बाहर से अपने को दिखता है, बाहर से अपने को जैसा दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और जीनोटाइप क्या होता है कि अंदर से उसके जीन कैसे है ना, उसका जेनेटिक का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। फिनोटाइप जो हमें बाहर से दिखता है कि कोई इंसान लंबा है ना, किसी इंसान का कलर कैसा है, गोरा है, काला है, हाइट में कितना है, इस तरीके की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है वही हेरिडिटी वेरिएशन की हम बात कर चुके हैं। हेरिडिटी यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, यानी वही है ना खानदानी कोई चीज चल रही है। वेरिएशन तो आपको पता ही है डिफरेंस आ जाएगा, है ना, जैसे माँ बाप और उनके बच्चे में फिर क्या है डिफरेंस आ जाएगा, हाइट में आ सकता है, कलर में आ सकता है, किसी भी चीज में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेंडल जी के वर्किंग ईयर, और ये नीट में अपना क्वेश्चन पहले पूछा भी गया है। मेंडल जी ने कब काम किया था, 1856 1856 से 1863 तक है ना काम किया था, अपने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे। और किस पे किए थे, मटर के ऊपर किए थे ना, मटर के पी प्लांट के ऊपर किए थे। और उन्होंने कैरेक्टर कौन से लिए थे, कैरेक्टर कौन से लिए थे, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर, है ना। अब इनको याद करने का क्या तरीका है, देखो फ्लावर के रिलेटेड दो हैं, पोड के रिलेटेड दो हैं, सीड के रिलेटेड दो हैं, और स्टेम के रिलेटेड एक है, ठीक है। अब स्टेम हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। टॉल यानी लंबा होगा, ड्वार्फ यानी छोटा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डिवीजन है, ये इनकी डिवीजन है। अब डिवीजन से इधर साइड वाले वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और इधर साइड वाले रिसेसिव कैरेक्टर है, ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। ये है मेंडल ने जो है ना 7 कैरेक्टर यहाँ पे वो किए थे।
ठीक है। अब क्या है रीजन फॉर मेंडल सर्कल, है ना, कि मेंडल जो इतना सक्सेसफुल होया पाया अपने एक्सपेरिमेंट्स में, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था कि वो एक टाइम पे 1 से 2 कैरेक्टर की स्टडी करता था सिर्फ, ठीक है। और क्या है स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड, मतलब क्या है, देखो जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, यहाँ पे तो बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई है, पर मेंडल है ना, मेंडल ऐसे थ्योरेटिकल काम नहीं करता था, वो मैथमेटिकल काम करता था ना, बहुत सारा मैथमेटिक्स स्टेटिस्टिक्स, है ना, इसकी स्टडी करता था। तो इसीलिए क्या है उसका एक्सपेरिमेंट अच्छे हो पाए, थ्योरेटिकल काम उसने नहीं किया था, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मतलब मैथमेटिकल काम उसने किया था, ठीक है। और क्या है नेक्स्ट, क्या है पी प्लांट की उसने सिलेक्शन की थी, तो पी प्लांट यानी मटर का पौधा सेलेक्ट उसने किया, ये भी उसकी सक्सेस में क्या है बहुत इजाफा कर देता है। क्यों? क्योंकि मटर के प्लांट की यहाँ खास बात क्या है कि वो सेल्फ पोलिनेशन करता है, मतलब हम सेल्फिंग कर पाएंगे, और क्या उसमें मल्टीपल ट्रेड्स हैं, है ना, मतलब एक टाइम पे हम बहुत सारे कैरेक्टर की क्या है स्टडी कर सकते हैं। और क्या शॉर्ट लाइफ साइकिल है, मतलब क्या है, देखो मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, आपने क्या कर दी, ए और बी के बीच में ब्रीडिंग करा दी। अब इस ब्रीडिंग का रिजल्ट मान लो 2 साल बाद आएगा, तो आप 2 साल तक बैठे रहोगे, है ना। और मान लो वो फेल हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, तो आपको है ना दोबारा ब्रीडिंग कराओगे, 2 साल फिर बैठे रहोगे। तो क्या है लाइफ साइकिल जो शॉर्ट होनी चाहिए। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट कराया ए और बी की, है ना, आपने ब्रीडिंग करा दी और 1 महीने में ही इनका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो आप 1 साल में 12 एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर 1 साल में रिजल्ट आएगा तो आप 1 साल में एक ही एक्सपेरिमेंट कर पाओगे, तो यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेंडल के, है ना, देखो मेंडल के यहाँ पे टोटल 3 लॉज अपने को पढ़ने हैं। पहले हम 2 इकट्ठे पढ़ेंगे और एक बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 2 इकट्ठे कौन से पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डोमिनेंस में क्या होता है, सिंपल सा है, मान लो ये है, ठीक है। अब इसमें से अपने को पता ही है कि ये वाला क्या है डोमिनेंट एलील है, ये वाला रिसेसिव एलील है, और जो डोमिनेंट वाला होता है वो, है ना, उसी का रिजल्ट क्या है शो होता है ना, वही तो अपने आप को क्या करता है एक्सप्रेस करता है, तो यही बोलता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेग्रीगेशन वाला तो कुछ नहीं है, सेग्रीगेशन वाला तो सिंपली अपने को सेल डिवीजन में भी समझ में आता है। देखो सेग्रीगेशन क्या है, सेल डिवीजन में भी समझ में आता है। इट स्टेट्स दैट अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। मतलब क्या है ब्लेंडिंग नहीं होती है ना, अलग अलग हो जाते हैं। इसकी ना ये ऐसा लॉ है, ऐसा याद रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि मेंडल का ऐसा लॉ बताओ जिसमें एक्सेप्शन होने का चांस नहीं होता है या बहुत ही कम होता है, तो वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन क्या क्या होती है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, इसमें क्या क्या होता है? देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो इनकम्प्लीट यानी, है ना, कंप्लीट तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, क्या नहीं, एलील नहीं कर पाया। देखो ये अपना पेरेंट है, देखो इसमें क्या है रेड कलर है, मतलब क्या है अगर डोमिनेंट एलील आ गया तो वो रेड कलर अपने को दिखना चाहिए, और रिसेसिव में क्या है व्हाइट कलर है। तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर ये प्रोजेनी बनती है तो ये प्रोजेनी में अपने पास अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो रेड कलर इसका होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे क्या है इसका कलर कैसा होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, क्योंकि डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता है। तो रिजल्ट अपने को देखो यहाँ पे रेड था, यहाँ पे व्हाइट था, और अपने को प्रोजेनी में ना तो रेड दिखाई दिया ना ही व्हाइट दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया है, पिंक दिखाई दिया है, मतलब है ना बिल्कुल ही अलग आ गया है, बिल्कुल ही अलग कलर आ गया है ना। अब यहाँ पे को डोमिनेंस में क्या है, देखो को मतलब होता है साथ में, को मतलब होता है साथ में, मतलब क्या है साथ में क्या है, मान लो इधर रेड कलर का एक पेरेंट था, इधर एक ब्लैक कलर का था, तो ना तो रेड डोमिनेट कर पाएगा ना ही ब्लैक पूरे तरीके से डोमिनेट कर पाया, दोनों ने क्या कर लिया आधा आधा, दोनों ने हाफ हाफ कर लिया, आधा इसने डोमिनेट आधा इसने डोमिनेट, को मतलब दोनों साथ में आ चुके हैं, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट, एंटेरिनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन। को डोमिनेंस के एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप, है ना, किसी का ब्लड ग्रुप है क्या है ए बी है, मतलब ए भी डोमिनेट आधा कर चुका है और बी भी कर चुका है। सिकल सेल एनीमिया एंड कोट कलर इन कैटल। नेक्स्ट हम मल्टीपल एलील की बात कर रहे हैं। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एक जीन की ऑल्टरनेटिव कॉपी हमने बात की थी, है ना, तो 2 ही तो कॉपी होती है इस तरीके से, या फिर हम बात कर ले इस तरीके से, ठीक है। बट अगर 2 से ज्यादा कॉपी हो जाए, ठीक है, मोर देन 2 अल्टरनेटिव, है ना, क्या है 2 से ज्यादा कॉपी हो जाए तो उसी को तो बोलेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या है ना, बहुत सारे, है ना, और एलील, है ना, जैसे कि हमें ABO ब्लड ग्रुप में देखने को मिलता है कि ये भी हो सकता है ना, IA और IB और IB हो सकता है
है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखो नाम से ही पता लग रहा है, पोली मतलब एक से ज्यादा, जेनिक मतलब जीन, मतलब क्या है, एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन जब क्या करें, है ना, काम करें। देखो सिंपल सा है, यहाँ पे फंडा बताऊंगा आपको मैं कंफ्यूजन से निकलने का, इसके तो नाम से ही कवर हो रहा है। अबे रबड़ कहाँ गई, आ जा। देखो पोली मतलब एक से ज्यादा, जीन मतलब एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर के लिए कंट्रोल करें। और इसके ऑपोजिट कंडीशन अगर मैं कर दूं कि एक से ज्यादा कैरेक्टर के लिए एक जीन काम करे, तो उसको हम प्लियोट्रोपिक जीन बोल देते हैं, प्लियोट्रोपिक। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का ठीक ऑपोजिट कर दो तो प्लियोट्रोपिक जीन बन जाता है कि एक जीन है और एक से ज्यादा कैरेक्टर है, और यहाँ पे ज्यादा जीन है और एक ही कैरेक्टर है। नेक्स्ट देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन। यहाँ पे 3 टाइप से अपने को पढ़नी है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, है ना। ये वाली तो अपने ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन फीमेल होती है और हेट्रोजाइगस मेल होती है। और यहाँ पे भी होमोजाइगस फीमेल है, बट हेट्रोजाइगस में क्या है, यहाँ पे ह्यूमंस में वाई होता है, पर यहाँ कोई भी क्रोमोसोम नहीं है, XO मान लो या X0 बोल लो। ठीक है, और इसमें क्या है, मजे की बात क्या है, इसमें है क्या कि होमोजाइगस मेल है और अपने अंदर क्या होता है, होमोजाइगस फीमेल होती है। और क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, यहाँ पे अब फीमेल है। एग्जाम्पल की बात करें तो XXXY में ह्यूमंस आ जाएंगे, और XO वाले में ग्रास होपर यानी इंसेक्ट वो सब आ जाएंगे अपने, और ZW वाले सिस्टम में अपने बर्ड्स आ जाएंगे। अब ये हनी बी की बात करें तो देखो सिंपल सा फ्लो पकड़ना। देखो ओवम था, ठीक है, फीमेल ओवम था। ओवम कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब देखो ओवम के साथ 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी या फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है मतलब ओवम को मेल गेमीट नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन हो गई है मतलब मेल गेमीट जो है वो अब मिल गया है। अब अगर मेल गेमीट ना मिले यानी फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो क्या बन जाता है, पार्थेनोजेनेसिस, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, है ना। ये वर्ड ही क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाएगा, ड्रोन बन जाएगा। ड्रोन बोल लो या फिर मेल बोल लो। और ये हैप्लॉइड क्यों बना है, तो जाहिर सी बात है अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है तो ये हैप्लॉइड से हैप्लॉइड ही बन चुका है। और ये क्या है, ड्रोन जो है अपना प्रोड्यूस, अगर मेल है तो ये मेल गेमीट बनाएगा यानी ये फर्टाइल होगा। अब फर्टिलाइजेशन अगर हो जाती है तो जाहिर सी बात है, हो जाती है तो यहाँ पे स्पर्म आया होगा ना, ये मेल गेमीट आया होगा ना यहाँ पे, तो ये एक गेमीट दोनों मिलके क्या बना देंगे, डिप्लॉयड फीमेल बन जाएगी। अब फीमेल में भी वैरायटी है यहाँ पे। अगर कोई फीमेल क्या है, बी ब्रेड को खाती है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, रॉयल जेली को खाती है। अब नाम में ही आ रहा है रॉयल जेली, रॉयल मतलब क्या है, ये रानी बनने वाली है, क्वीन बनने वाली है। और जो बी ब्रेड है ना, नॉर्मल सा खाना खाती है, वो वर्कर बन जाएगी, काम करेगी। ठीक है, अब वर्कर कैसी होती है, स्टेराइल होती है, मतलब इसका काम बच्चे पैदा करना तो नहीं है, ये सिर्फ काम करेगी, है ना, फूलों पे जाएगी और उनका रस चूस के, है ना, अपने छत्ते तक आएगी। और क्वीन रानी है, इसका काम आराम से बैठे बैठे इसका एक ही काम है, ओवम को प्रोड्यूस करना है ना, फर्टाइल है, ओवम को प्रोड्यूस करना। और ये ओवम फिर कहाँ चला जाएगा, ये ओवम फिर ये आ जाएगा और सेम साइकिल चलती रहेगी। और मेल गेमीट कहाँ आ रहा था, ये अपना मेल गेमीट आ रहा था। ये सारी, है ना, क्या है, कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर है कि कौन डिप्लॉयड है, कौन हैप्लॉयड है, कौन स्टेराइल है, कौन फर्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिंकेज की बात करें तो लिंकेज का नाम आते ही 2 चीजें अपने माइंड में आनी चाहिए, मॉर्गन एंड ड्रोसोफिला। मॉर्गन ने डिस्कवरी की थी किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवरी की थी। ये क्या है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। देखो नॉर्मली होना क्या चाहिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो होना क्या चाहिए, सिंपल सी बातें समझो। देखो ये है, मान लो ये डाई हाइब्रिड है अपने पास, अगर इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है तो कितने टाइप के गेमीट बन सकते हैं, तो 4 टाइप के गेमीट बन सकते हैं कि सारे क्या है, सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। बट अगर यहाँ लिंकेज प्रेजेंट है तो लिंकेज में क्या होगा, लिंकेज नाम से ही पता लग रहा है, लिंक हो चुके हैं तो सेपरेशन में दिक्कत आएगी, है ना, सेपरेट वो नहीं हो पाएंगे, तो जो गेमीट है वो कम बनेंगे, तो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक रफ एग्जांपल। मान लो ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, सर्कल बोल लो या बॉल बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। और मान लो ये ऐसे जुड़े हुए हैं और इसमें क्या है, लिंकेज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और मैं आपको बोल दूं इसको तोड़ दीजिए, तो आप यहाँ से तोड़ दोगे, यहाँ से तोड़ दोगे और ये 4 सर्कल अपने को अलग अलग मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ मान लो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि ये 4 सर्कल हैं, 4 गोले हैं,
ठीक है, और वो आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है, यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट है, लिंकेज प्रेजेंट है मतलब क्या है, यहाँ से ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा, यहाँ से ये नहीं टूट पाएगा, ये सिर्फ यहाँ से टूट सकता है। तो ये कैसे टूट जाएगा, मान लो ऐसे टूट जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा। तो आपसे पूछ ले कोई कि कितने टाइप के सर्कल बने, तो यहाँ पे 1 2 3 4 बन रहे हैं, और जहां पे लिंकेज प्रेजेंट है वहां पे सिर्फ 2 टाइप के बने। तो यही है गेमीट वाली फॉर्मेशन, कि जहां पे लिंकेज नहीं होगी वहां पे गेमीट भी ज्यादा बन रहे हैं, और गेमीट ज्यादा बन रहे हैं तो वेरिएशन के चांस ज्यादा हैं। अब यहाँ पे आपने गेमीट का नंबर ही कम कर दिया तो जाहिर सी बात है आपके वेरिएशन के चांस भी कम हो पाएंगे, है ना। अब देखो लिंकेज क्या होती है, देखो लिंकेज क्या होती है, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी ना, क्रॉसिंग ओवर जितनी ज्यादा होगी लिंकेज उतनी कम होती है, लिंकेज उतनी कम होती है। और जितना ज्यादा जीन्स के बीच में, देखो सिंपल सी बात है, ये जीन्स है ये इतने पास हैं, और कुछ 2 जीन्स ये है इतनी दूर है, ठीक है। अब ये पास में है तो इनके लिंकेज होने के चांस भी ज्यादा है, ये दूर है तो लिंकेज होने के यानी इनके जुड़ने के चांस कम है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज का उतना चांस क्या है, कम है ना। और क्रॉसिंग ओवर जितनी ज्यादा है उतना भी लिंकेज का चांस क्या होता है, कम होता है। अब लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले, लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले, मान लो 2n इज इक्वल टू 20 है, तो इसमें लिंकेज ग्रुप आपसे कोई पूछ ले तो सिंपल n निकालना है आपको, सिंपल n निकालना है। n कितना आ जाएगा, इसमें 10 आ जाएगा। तो लिंकेज ग्रुप आपसे पूछ ले, आपको सिर्फ n निकालना है, बात खत्म है। एग्जाम्पल ऑफ है ना, क्या है, एक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं ना, सेक्स लिंकेज जो हीमोफीलिया में होती है, कलर ब्लाइंडनेस में होती है, आई कलर इन ड्रोसोफिला में होती है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम आ सकते हैं। देखो एन क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर है, हेट्रोजाइगस पेयर कैसे होता है, ये है हेट्रोजाइगस पेयर, इस तरीके से, ठीक है। अब नंबर ऑफ है ना, क्या है, आपको फिनोटाइप्स काउंट करना होगी कितने बन सकते हैं। तो जितने हेट्रोजाइगस पेयर है, मान लो देखो एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन है ये, तो इसमें हेट्रोजाइगस है ना, इसको और कर लेते हैं, लो आपको और अच्छे से बता देता हूँ। अब हेट्रोजाइगस पेयर आपसे बोल दिया जाए तो इसमें हेट्रोजाइगस कौन सा है, यही वाला है, ये तो नहीं है ना, इसमें तो डोमिनेंट डोमिनेंट है दोनों। तो इसमें एक हेट्रोजाइगस पेयर है, इसमें ये भी हेट्रोजाइगस ये भी हेट्रोजाइगस, इसमें 2 हेट्रोजाइगस पेयर है। तो वही बात की गई है कि अगर ये एन क्या है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेयर है, फिनोटाइप आपको निकालने हो तो 2 की पावर n, जीनोटाइप निकालने हो 3 की पावर n, टाइप ऑफ गेमीट कितने बनेंगे 2 की पावर n, और पॉसिबल जीनोटाइप देखने हो मल्टीपल एलील के केस में तो ये फॉर्मूला लगा देना है, पॉसिबल फिनोटाइप देखने हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में तो ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के सारे रेशो, वो भी एक जगह पे, जैसे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो ये वाला है, जीनोटिपिक ये वाला है। देखो सारे लिखे हुए यार, ये देख ही लेना, ठीक है। वही बात है यार, टाइम बहुत कम है तो थोड़ा सा फास्ट तुम्हें भी चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशो और ये जीनोटिपिक रेशो, ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन का डोमिनेंट एपिस्टेसिस, वो ये नोट्स आपके पास सारे हैं, ये एनसीईआरटी स्मैशर के ही नोट्स हैं। रिसेसिव एपिस्टेसिस या फिर सप्लीमेंट्री जीन का ये है, ये कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट का, कोडोमिनेंस का भी वही होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी वही होता है। नेक्स्ट है म्यूटेशन की बात करने वाले हैं, म्यूटेशन की। देखो म्यूटेशन यहाँ पे 2 टाइप की है, एक है पॉइंट म्यूटेशन, एक है फ्रेम शिफ्ट। देखो अगर सिंगल बेस पेयर में, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सिंगल बेस पेयर में बदलाव दिखाई दे तो वो पॉइंट म्यूटेशन होती है। एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। और अगर बेस पेयर का डिलीशन या फिर इंसर्शन हो जाए, है ना, डिलीशन या फिर इंसर्शन, डिलीशन यानी माइनस हो गया, इंसर्शन यानी प्लस हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम पेडिग्री एनालिसिस की बात करने वाले हैं। ये सिंबल है, फिर से वही बात है यार, टाइम की कमी आपके पास भी है और मेरे पास भी है ना, ज्यादा से ज्यादा काम करना है कम समय में हमें, तो ये तो आप नॉर्मली यार देख ही सकते हो ना, आपको पता ही है ये डब्बा है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स मेल हो जाएगा, सर्कल वाला फीमेल हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा देख ही सकते हो, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको डोमिनेंट और रिसेसिव इनमें से पहचाननी कैसी है। 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। 2 ट्रिक मैं क्या बताऊंगा, देखो डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट वाली डिसीज क्या होती है, पहले सिंपल सा समझ लेते हैं। डोमिनेंट वाली डिसीज क्या होती है कि अगर जहां भी डोमिनेंट एलील आ गया मतलब बीमारी है। डोमिनेंट एलील अब कहां कहां आ सकता है, इस कंडीशन में आ सकता है, और क्या है, इस कंडीशन में आ सकता है। और रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव बीमारी कब होगी, रिसेसिव बीमारी कब होगी कि डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशन में होगी। अब जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन ज्यादा नॉर्मल बनेगी, ये बहुत रेयर बनेगी, ठीक है। अब देखो बीमारियों को पहचानना कैसे है।
अब देखो सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना, सिंपल सी ट्रिक। देखो अगर पेरेंट्स में बीमारी नहीं है और आगे वो बीमारी दिखाई दे रही है, मतलब वो रिसेसिव की बात कर रहा है। सिंपल सी ट्रिक है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से सुनो मेरी बात। अगर पेरेंट्स में बीमारी नहीं है, और लॉजिकल भी है ये बात, पेरेंट्स में बीमारी नहीं है और बच्चों में वो दिखाई दे रही है, मतलब वो रिसेसिव की बात करना चाहता है, रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या होगा, अगर पेरेंट में बीमारी है तो आगे वो है दिखाई पड़ेगी। बट अगर क्या है, डोमिनेंट वाले में अगर पेरेंट ठीक आ गई, पेरेंट ठीक का क्या मतलब है यहाँ पे देखो, डोमिनेंट में अगर पेरेंट को बिना बीमारी का होना है तो ऐसा होना पड़ेगा, और ऐसा एक बार हो गई, ये वाला पेरेंट भी, ये वाला पेरेंट भी। मगर अगर देखो, मगर अगर नहीं, अगर आप इसमें क्रॉस कराओगे तो आगे आगे कितना भी क्रॉस करा लो, आपके पास डोमिनेंट वाला आ ही नहीं सकता, मतलब बीमारी आगे आ ही नहीं सकती है। तो यही सिंपल सी ट्रिक है इसकी इसकी किसकी 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 पेडागरी एनालिसिस की। नेक्स्ट हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के होते हैं, एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एक क्रोमोसोमल। ठीक है, मेंडेलियन में अपने पास कौन से आएंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया। और क्रोमोसोमल की बात करें तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है ना, मेंडेलियन जो डिसऑर्डर है, इनमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो उसको मैं डायरेक्ट आपके सामने कवर कर दूं। देखो जो ये टोटल है मेंडेलियन वाले, इसमें से सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं एंड ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव कौन से हैं, ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है, बार बार कंफ्यूज होता है। तो एक ही बार में इस कंफ्यूजन को खत्म करो कि कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। एंड सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया कौन से हैं, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है। पहली कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है इनको बारी बारी से याद करने की ट्रिक हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इसके लिए अपनी सिंपल सी ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो जो कलर होता है, तो कलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में बोलते हैं रंग बोलते हैं, कलर को हम हिंदी में रंग बोलते हैं। अब रंग के आर से अपने को क्या याद आएगा, रेड याद आएगा, और जी से अपने को क्या याद आएगा, ग्रीन याद आएगा। मतलब क्या होता है भाई, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर रेड और ग्रीन, आईज में जो रेड और ग्रीन कलर के लिए कौन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है। नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया, नेक्स्ट अपना डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की। ठीक है, तो इसके लिए कुछ भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। देखो इसमें दो वर्ड हैं, एक है हीमो, एक है फीलिया, एक है हीमो, एक है फीलिया। अब हीमो किससे रिलेटेड होता है हमें पता है, देखो हीमोग्लोबिन हमें पता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। और फीलिया, देखो फीलिया जो होता है ना, देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है फिलिक, एक होता है फिलिक और एक होता है फोबिक, एक होता है फोबिक। तो फिलिक का मतलब क्या होता है, फिलिक का मतलब होता है प्यार, अट्रैक्शन, है ना, लायोफिलिक, लायोफोबिक, और फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, है ना। आपने सुना होगा हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला। अब हीमोफिलिक, हीमोफीलिया, अब ब्लड से प्यार करने वाला, ये क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा, ये क्या लव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, हीमोफीलिया मतलब ब्लड से प्यार करने वाला। अब ब्लड से प्यार कौन करेगा, जाहिर सी बात है जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा, जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट होगा वही तो ब्लड से प्यार करेगा, क्योंकि उसके पास खून बचता ही नहीं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ये कोई इंसान है, ये इसके दो हाथ हैं, ये इसके दो पैर हैं। तो मान लो इसको कोई कट लग जाता है यहाँ पे और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिसका क्लोटिंग मैकेनिज्म अच्छा है, ठीक ठाक है, उसकी ये ब्लीडिंग रुक जाएगी थोड़े टाइम बाद। बट जिसको क्लोटिंग में डिफेक्ट है उसको क्या है, ये खून बहता रहेगा। तो जिसको क्लोटिंग डिफेक्ट है उसको ब्लड से जाहिर सी बात है प्यार होगा। अब ब्लड से प्यार यानी हीमोफीलिया, मतलब हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लोटिंग डिफेक्ट होता है। सिंपल तरीके से अपनी ट्रिक ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल बातें चल रही है। नेक्स्ट अपना है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अपने को याद रखना है वो क्या है, इसमें होती है सब्स्टिट्यूशन होती है। किसकी होती है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है ग्लूटामिक एसिड की होती है। और कौन करता है ये सब्स्टिट्यूशन करता है वलीन बोल लो, वलाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, और कहां पे होती है, एट सिक्स्थ पोजीशन, इसकी हीमोग्लोबिन की चेन पे।
ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होती है किसकी, ग्लूटामिक एसिड की, और ये सब्स्टिट्यूशन करता कौन है, वलीन करता है, वलाइन बोल लो, वलीन बोल लो, कहां पे करता है, 6th पोजीशन पे, किसके, हीमोग्लोबिन की चेन पे। अब इसको कैसे याद रखें, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो जी, यहाँ पे अपने को जी याद रखना है, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे अपने को वलीन याद रखना है, और यहाँ पे अपने को 6th पोजीशन याद रखनी है, अपना सारा अपने आप बन जाएगा। ठीक है। अब जी से अपने को याद रखना है गौतम गंभीर। देखो एक गौतम गंभीर करके प्लेयर था, है ना, बहुत अच्छा सिंगल सिंगल लेके, बहुत ही स्लो खेलता था सिंगल सिंगल लेके। और एक प्लेयर था वीरेंद्र सहवाग। अब वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलता था वो सबको मेरे ख्याल से पता है ना, वो सिर्फ चौको छक्कों में ही बात करता ना, 4 मारता था और 6 मारता था। ठीक है। अब 2020 की टीम थी, तो उस टीम में गौतम गंभीर था, वीरेंद्र सहवाग नहीं था। अब गौतम गंभीर तो सिंगल सिंगल खेलेगा, और अपने को चाहिए क्या, अपने को छक्के चाहिए, छक्के मारो चौके मारो। ठीक है। अब हुआ क्या, टीम के जो मैनेजर होते हैं, जो भी सिलेक्टर होते हैं, उन्होंने क्या किया, गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन कर दी वीरेंद्र सहवाग से, कि भाई ये क्या है, 6 नहीं मार पा रहा, ये 4 नहीं मार पा रहा, 6 नहीं मार पा रहा, तो क्या है, इसकी सब्स्टिट्यूशन कर दो, कौन ले आओ, वीरेंद्र सहवाग ले आओ। अब वीरेंद्र सहवाग बहुत सारे छक्के मारेगा, बहुत सारे रन बनाएगा। ठीक है। तो गौतम गंभीर की सब्स्टिट्यूशन हुई, किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने की, और कहां पे, 6th पोजीशन में, मतलब छक्के मारने के लिए। ठीक है। तो किसकी, G4 ग्लूटामिक एसिड की सब्स्टिट्यूशन हुई, किसने की, वीरेंद्र सहवाग ने, यानी वलीन ने की, कहां पे, 6th पोजीशन पे हीमोग्लोबिन की चेन में। ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, अपने आप ही सारी चीजें बन चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थैलेसीमिया की, नेक्स्ट बात कर रहे हैं थैलेसीमिया की। देखो इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है, थैलेसीमिया की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक ऑटोमेटिक उससे बन जाएगा कि हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन होती है ना, कौन सी होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन होती है, अल्फा होती है और बीटा चेन। हीमोग्लोबिन में चेन कम था, कम यानी, है ना, लेस, कम था। अब देखो ट्रिक क्या बनी अपनी, ट्रिक कैसे बनी अपनी, देखो था से अपने को याद आ जाएगा थैलेसीमिया, मतलब ये ट्रिक इसकी है थैलेसीमिया की, है ना, था से याद आ जाएगा थैलेसीमिया। अब थैलेसीमिया में होता क्या है वो अपने को याद रखना है इस ट्रिक से। तो थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में चेन कम, मतलब थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होती है। ठीक है। अब अल्फा चेन की प्रोडक्शन अगर कम होगी तो अल्फा थैलेसीमिया हो जाएगा, बीटा चेन की प्रोडक्शन कम होगी तो बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा। थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की चेन की प्रोडक्शन कम होती है। अब अल्फा चेन की होगी तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा चेन की होगी तो बीटा थैलेसीमिया। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया की बात कर रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल लॉजिक से करना है, देखो बिल्कुल लॉजिक से करना है। देखो एक अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन। ठीक है। अब बिल्कुल हेल्दी, जो बिल्कुल नॉर्मल है, हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ है एकदम, उसमें क्या होना चाहिए, फिनाइल एलानिन इसमें कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। और इसको करता कौन है, एक एंजाइम होता है जो ये प्रोसेस करता है। ठीक है। बिल्कुल हेल्दी पर्सन में क्या होता है, फिनाइल एनालिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है, टायरोसिन में किसी एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। अब हम अगर बोल दें कि किसी को कोई बीमारी हो जाए, बीमारी कौन सी, फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, ये एंजाइम जो है ये खत्म हो जाता है, बनता ही नहीं है ना, एक तरीके से इसकी कमी आ जाती है, बनता ही नहीं है, कुछ भी लगा लो, इस एंजाइम की कमी आ जाती है। ठीक है। तो इस एंजाइम की कमी आने से क्या होगा, ये प्रोसेस तो हो नहीं पाएगी, टायरोसिन तो बन नहीं पाएगा, तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। तो क्या बन जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है। और इसी बीमारी को क्या बोलते हैं हम, फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। अब देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को याद करने की सारी ट्रिक्स देख चुके हैं, अब हमें बात करनी पड़ेगी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें बारी बारी से बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लेन-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है, उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। हाँ, देखो नॉर्मली क्या होता है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होती हैं, बट यहाँ पे 21st जो क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी, मतलब उसकी 3 कॉपी हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है। क्लेन-फेल्टर में क्या होता है, देखो नॉर्मली मेल क्या होता है, नॉर्मली मेल कैसा होना चाहिए, ये होता है नॉर्मल मेल XY, बट क्लेन-फेल्टर में क्या हो जाता है, मेल कैसा हो जाता है, XX Y हो जाता है, ये हो जाता है मेल।
टर्नर सिंड्रोम में बात करें तो नॉर्मल फीमेल जो है वो कैसी होनी चाहिए, एक्स एक्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट होता है, तो ये एक्स जीरो, एक्स ओ बोल लो या फिर एक्स जीरो सही रहेगा। ठीक है, ये होता है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर और क्लाइनफेल्टर में होता क्या है, देखो ये होती है टर्नर सिंड्रोम, किसमें होता है, फीमेल में होता है, बट इसमें फीमेल के कैरेक्टर थोड़े एब्सेंट होते हैं ना, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम इसमें उड़ चुका है, उसमें फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एब्सेंट होंगे। और क्लाइनफेल्टर में बात करें तो होगा किसमें, होगा तो मेल में होगा, बट उसमें मेल के थोड़े गुण कम होते हैं और फीमेलनेस थोड़ी आ जाती है, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वो सब, ये क्लाइनफेल्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।